इनेकाद मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। कहा, हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह है तैयार। कोविड की नज़ल वैक्सीन जनवरी के चौथे हफ्ते से होगी दस्तयाब। प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में होंगे दस्तयाब। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसे बूस्टर डोज के तौर पर कर सकेंगे इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। शहरी इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन किया मनसूख। जल्द से जल्द इंतखाबात कराने का दिया हुक्म। योगी हुकूमत ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का दिया इशारा। अदालती फैसले पर डिप्टी सीएम की केशव मौर्य ने कहा, पसमानदा तबकात के हुकूक से नहीं किया जाएगा कोई समझौता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे तेलंगाना का आज दूसरा दिन। सदर जमहूरिया ने हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी में तलबा से की बातचीत। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनी अफसरान से भी करेंगी खिताब। शिमाली भारत में शदीद सर्द लहर जारी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर में भी बढ़ी सर्दी। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर किया हमला। गौरव भाटिया ने कहा, 2008 से 2013 के दरमियान राजस्थान में किसानों से गसब की गई 125 बीघा जमीन। भाटिया ने कहा, कांग्रेस खानदान के हुक्म पर गहलोत हुकूमत ने एक ऐसे शख्स को दी जमीन जिसका कोई वजूद था ही नहीं। और अमेरिका में बर्फानी तूफान ने मचाई तबाही। हलाकतों की तादाद बढ़कर हुई 60। इत्तलात के मुताबिक जापान के बड़े इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाइस अब तक 17 अफराद हलाक। सैकड़ों घरों में बिजली गायब। डिजास्टर मैनेजमेंट हुक्काम इमदादी कामों में है मसरूफ। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के बल्दियाती इंतखाबात पर आज अपना फैसला सुनाया है, जिसके बाद रियासत में बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस बार रियासत में बल्दियाती इंतखाबात ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर होंगे। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। इससे कबल हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के दौरान अपना फैसला महफूज रखा था, जिसके बाद अदालत ने समाअत की अगली तारीख आज के लिए मुकर्रर की थी। अदालत ने कहा कि इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन ट्रिपल टेस्ट की बुनियाद पर दिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के बगैर कोई ओबीसी रिजर्वेशन नहीं हो सकता। यह फैसला जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की डिवीजन बेंच ने एक साथ इस मामले पर दायर 93 अर्जियों को मंजूर करते हुए सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में हुकूमत को फौरी इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। ताहम अदालत ने कहा है कि एससी और एसटी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराए जाएं। अदालत के इस फैसले के बाद अब ओबीसी रिजर्वेशन वाली तमाम सीटें जनरल सीटें हो जाएंगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश हुकूमत हाई कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन नजर नहीं आ रही है। फैसले के बाद यूपी हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। रिलीज के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में कमीशन कायम करके दीगर पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को ट्रिपल टेस्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन की सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत ने कहा कि इस निजाम के नाफिज किए जाने के बाद ही रियासत में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। शहरी इंतखाबात से मुतालिक हाई कोर्ट के हुक्म पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट पर कहा कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म का तफसीली मुताला किया जाएगा और कानून के माहिरीन से मशवरा लेने के बाद इस मामले पर सरकारी सतह पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पसमानदा तबके के हुकूक से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बल्दियाती इलेक्शन पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि यह हमारी अव्वलीन तरजीह है कि उत्तर प्रदेश में वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात कराते हुए उसमें हर तबके और बरादरी की कानूनी तरीके से शिरकत को यकीनी बनाया जाए। बीजेपी हर बरादरी और तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक महाराष्ट्र जमीन तनाज़े पर बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र की असेंबली में दोनों रियासतों के दरमियान मुतनाज़े जमीन को महाराष्ट्र में जम करने की तजवीज़ मंजूर की गई है। इसमें 865 गांव आते हैं। ये करारदाद महाराष्ट्र असेंबली में मुखालिफत के बगैर मंजूर कर ली गई। महाराष्ट्र ने अपनी तजवीज़ में कहा है कि मुतनाज़े इलाके में 865 मराठी बोलने वाले गांव हैं और उनकी ज़मीन को महाराष्ट्र के साथ मिला दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ करने की ज़रूरत है वो करेगी। इन गांवों में अब बेलगाम, कारावार, बीदार, निप्पनी और भलकी शामिल हैं। आज़ादी के बाद से महाराष्ट्र बेलगाम, खानापुर, निप्पनी, नंदगांव और कारावार समेत 814 गांवों पर अपना दावा करता रहा है। महाराष्ट्र के कई लीडरों का कहना है कि यहाँ के लोग मराठी बोलने वाले हैं और ये कि जब जबान की बुनियाद पर तश्कील नौ हुई तो इन गांवों को कर्नाटक के बजाय महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ कर्नाटक का कहना है कि रियासत की हुदूद तश्कील नौ के कानून के तहत तय हुई थी, इसलिए तनाज़े की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली में एमसीडी इंतखाबात के बाद मेयर के इंतखाब के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मेयर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। कायमा कमेटी के लिए कमलजीत सहरावत बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को अपना उम्मीदवार करार दिया है। पीर को ही बीजेपी में शामिल होने वाले आजाद काउंसिलर गजेंद्र दराल भी कायमा कमेटी के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने कायमा कमेटी के लिए कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लोथरा को मुंतखब किया है। मेयर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में ये तमाम उम्मीदवार आज अपना कागजात नामजदगी भर सकते हैं। एमसीडी के मेयर के लिए वोटिंग 6 जनवरी को होगी। इस दिन ऐवान की कायमा कमेटी के 6 अरकान का इंतखाब होना है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर अक्सरियत हासिल की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 104 सीटें जीत सकी थी। अब सबकी नजरें 6 जनवरी को होने वाले मेयर के इंतखाब पर लगी हुई हैं। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से काउंसिलर हैं। वो यहां से तीसरी बार काउंसिलर बनी हैं। वो इससे कबल भी एमसीडी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। इसके साथ ही कमलजीत इससे कबल जनूबी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके हैं। गजेंद्र दराल ने बीजेपी के बागी के तौर पर इंतखाब लड़ा था। मुंडका से जीतने के बाद वो दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 के तहत शिमाल मशरकी रियासत आसाम में हदबंदी का हुक्म दिया। वजारत कानून की तरफ से मौसूल होने वाली दरखास्त के बाद इलेक्शन कमीशन ने रियासत आसाम में हदबंदी के लिए रियासती चीफ इलेक्टोरल अफसर को हुक्म दिया है कि वो वहां असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की हदबंदी का अमल शुरू करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में दिए गए हुक्म में कहा गया है कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन अपना एक तयशुदा निज़ाम और तरीक़ेकार अपनाएगा। साथ ही आर्टिकल 330 और 332 के तहत दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुकर्रर करदा रिजर्वेशन के इल्तिजाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। बीजेपी ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस को हदफ़े तनकीद बनाया है। बीजेपी ने राजस्थान हुकूमत पर रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी किसानों की जमीनों को गस्ब किया गया था। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत के दौरान भी किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजस्थान में 2008 से 2013 के दरमियान कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसके दौरान किसानों से 125 बीघा जमीन गस्ब की गई। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दी गई है। उन्होंने कहा कि यह सारा घपला 1000 बीघा जमीन का है और गांधी खानदान ने बदउनवानी की है। ये जो मामला है ये 125 बीघा सरकारी जमीन का है जो कि एक्वायर की गई किसानों से।
और बताया ही जाता है, न्यायालय वही तय करता है जो उसके समक्ष होता है। लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है। सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि ये एक कट्टर गुनहगार खानदान है। इसका काम सिर्फ किसी तरह तिजोरियां भरना और किसानों की जमीन गस्ब करना है। ये जो कट्टर पापी परिवार है, इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना। हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना। गौरव भाटिया ने कहा कि पहले रॉबर्ट वाड्रा वीवीआईपी कल्चर के गलत इस्तेमाल से दागदार थे, आज उन पर किसानों की जमीन गस्ब करने का दाग लगा है। लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं कि दाग अच्छे हैं। आज चीख चीख कर प्रमाण ये कह रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा। पहले वीवीआईपी कल्चर का दाग किसी ने लगाया था तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था। वो वीवीआईपी कल्चर का दाग था। आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है। लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं, ये दाग अच्छे हैं। सलमान खुर्शीद के जरिए राहुल गांधी का भगवान श्री राम से मवाजना करने की मजम्मत करते हुए बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस का कल्चर चापलूसी रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने भगवान राम को ख्याली कहा था। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है। जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। मुल्क में कोविड-19 की हंगामी तैयारियों को जांचने के लिए आज तमाम अस्पतालों में मुल्कगीर मॉक ड्रिल की जाएगी। चीन, अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र ये मशक की जा रही है। मशक के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए दस्तयाब वसाइल का जायजा भी लिया जा रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे की तैयारी, ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और इंसानी वसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मशक का फैसला मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जायजा मीटिंग के कुछ दिन बाद किया गया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। वो सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहे ताकि आलमी सतह पर बढ़ते हुए कोविड मामलों के पेश नज़र किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने की तैयारियां मुकम्मल की जा सकें। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको
अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। भारत सरकार कोरोना वायरस के सिलसिले में अलर्ट है। सरकार ने गुज़िश्ता हफ्ते नज़ल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। अब जल्द ही ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। साथ ही ज़राए के मुताबिक नज़ल वैक्सीन की कीमत 1000 रुपये हो सकती है। इसमें वैक्सीन की कीमत 800 रुपये होगी। वहीं GST और अस्पताल के चार्जेस समेत ये 1000 रुपये में मिलेगी। गुज़िश्ता हफ्ते ही भारत बायोटेक की इंट्रानज़ल वैक्सीन को कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया था। अब मालूम हुआ है कि वैक्सीन की कीमत 800 रुपये होगी और इस पर 5% GST लगेगी। इंट्रानज़ल वैक्सीन पहले इन लोगों के लिए बूस्टर शॉट के तौर पर मंजूर की गई थी जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड के साथ मुकम्मल तौर पर टीके लगवाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी के आखिर तक ये उन लोगों के लिए दस्तयाब होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले रखी हैं। तेलंगाना में भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही मॉक ड्रिल के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। अस्पताल के मौजूदा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने कहा कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो हम इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। The idea of this mock drill, which was told by the government of India, is it's a preparedness. It's a preparedness if there is a surge of cases in Telangana. If you really see now, hardly there are any cases all over India, and almost negligible in Telangana. So, keeping this in situation, now with this mock drill, the idea is today we have to see what are all the infrastructures what we have created. Are they in the right preparedness or not? जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलों में इजाफे की सूरत में बिस्तरों और तिब्बी अमले की दस्तयाबी समेत अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। ICICI बैंक की साबिक MD और CEO चंदा कोचर और उनके शौहर दीपक कोचर ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को बंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ताहम उन्हें हाई कोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें 2 जनवरी को अदालत में अपील करने को कहा है। काबिल जिक्र है कि उन्होंने कर्ज मामले में CBI के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान में मुसलसल सर्द लहर जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी 200 मीटर तक है। अगले एक दिन के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद सर्द लहर रहेगी। बुध से शिमाल मगरबी भारत में सर्द लहर के कम होने के इम्कान है। हालांकि पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही IMD ने मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। IMD की पेशगोई के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में शिमाली मैदानी इलाकों में दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री तक इजाफे की उम्मीद है, जिसके बाद दर्जे हरारत में फिर से गिरावट आएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर जनरल IMD डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो बात करेंगे जो शीत लहर नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा गया है, खासतौर से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, वहां पे क्या लेटेस्ट स्थिति है और किस तरीके से अगले कुछ दिन रहेंगे आसपास के इलाकों में। IMD ने इशू किया है रेड वार्निंग और ऑरेंज वार्निंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब उनके लिए। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कौन कौन सी जगह है और क्या उसका रीजन है। अभी आज की जो स्थिति है इसके हिसाब से जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट यूपी, ये सभी इलाके में टेम्परेचर 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, जो कि नॉर्मल के साथ आप कंपेयर करें तो 4 से 6 डिग्री बिलो नॉर्मल है। ऐसे कुछ इलाके भी ऐसे हैं नॉर्थ राजस्थान में जहाँ 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है। जब ये सही टेम्परेचर रहता है इसको हम कोल्ड वेव कंडीशंस बोलते हैं। सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान में अभी कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन चल रहा है। सिर्फ इतना नहीं, दिन में भी टेम्परेचर जो डे टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल से कम चल रहा है। सो इसके वजह से ना सिर्फ नाइट
डे में भी कोल्ड कंडीशन चल रहा है। इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमको सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए हम वार्निंग दिए हैं। स्पेशली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए रेड कलर वार्निंग है, और जो नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट यूपी के लिए हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। जब ये ऑरेंज कलर और रेड कलर वार्निंग होता है, इसके हिसाब से हम लोग इंडिविजुअली और गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लेना चाहिए। वी शुड बी सेफ। और ये जो कंडीशन से है ये अभी 24 आवर्स तक है, अभी इम्प्रूवमेंट होगा। कल से अभी जो ट्रेंड चल रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, स्लाइट राइज हुआ है आज, और कल भी टेम्परेचर फिर राइज होगा। यानी जो कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन या कोल्ड डे कंडीशन से इसमें एबेटमेंट होगा, राहत मिलेगा। और इसका वजह यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे आ रहा है। 29 तारीख को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हो सकता है, और आइसोलेटेड प्लेसेस में उत्तराखंड में भी स्नोफॉल हो सकता है। सो जब ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, इससे पहले टेम्परेचर राइज होता है और जाने के बाद टेम्परेचर फॉल होता है। यानी 30 तारीख तक हमारा टेम्परेचर राइज होगा और 31 से फिर टेम्परेचर फॉल होने का उम्मीद है। कुछ जगह पे उत्तराखंड, आप हिमाचल कह रहे हैं कि शायद बर्फ भी गिर सकती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जी, आइसोलेटेड प्लेसेस में कोल्ड वेव कंडीशन जारी हो सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि जो फॉग कंडीशन है, वो सीवियर फॉग कंडीशन चला है लास्ट 4 to 5 डेज। आप देखेंगे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहा है, विजिबिलिटी एकदम जीरो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है विजिबिलिटी। सो इसका भी हम फोरकास्ट दिए हैं। अभी जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट ईस्ट में जो रेड और ऑरेंज कलर वार्निंग है, इसका वजह 2 है। एक है कोल्ड वेव कंडीशंस, दूसरा है कोहरा, जिसमें ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी सुबह का टाइम हो जाता है, 9:30 बजे या 10 बजे तक कंटिन्यू करता है, फिर इंप्रूवमेंट होता है, फिर रात को 1-2 बजे फिर शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशन जारी रहेगा आज रात को और कल सुबह तक। इसके बाद कोहरा में भी जो वेरी डेंस कोहरा दिखाई दे रहा है, इसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। ये थे डायरेक्टर जनरल IMD डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो बता रहे थे कि कल से शुरुआत हो जाएगी थोड़ा वेदर में बदलाव का, लेकिन फिर 31 के बाद से एक बार फिर देखा जाएगा फिर ठंड का वो प्रकोप, और शायद ठंड एक बार फिर से बढ़ेगी उस समय। कैमरा पर्सन जगपाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दुनियाए उर्दू के अजीम तरीन शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का आज यौम पैदाइश है। उनकी अजमत और मकबूलियत का राज यह है कि वो इंसानी जिंदगी के हकाइक और नफ्सियात पर गहरी नजर रखते हैं, वक्त के नब्बाज हैं, और फिर अपने तमाम तर पेचीदा तजुर्बों को इंतहाई सादगी के साथ शेरी पेराए में आम लोगों तक पहुंचाते हैं। पेश है गालिब के यौम पैदाइश पर यह रिपोर्ट। होगा ऐसा भी कोई जो गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। इस शेर के खालिक और उर्दू के अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का आज यौम पैदाइश है। उनकी अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी ही नहीं, बल्कि उनकी मकबूलियत की असल वजह यह है कि गालिब इंसानी जिंदगी के हकाइक और नफ्सियात का गहराई से मुताला करते हैं और इंतहाई सादगी के साथ आम लोगों के लिए पेश कर देते हैं। यही वजह है कि गालिब की शायरी का असर ज़हनो दिमाग पर शिद्दत से होता है। गालिब एक रंगीन और पहलूदार शख्सियत के मालिक थे, और इस रंगीनी की झलक उनकी एक एक बात में नजर आती है। मिर्जा गालिब ने शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की, लेकिन गजल गोई में उनको इम्तियाजी हैसियत हासिल है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर कुछ इतना मशहूर हुआ कि हर खास व आम की जबान जद हो गया। इसकी खास वजह यह है कि गालिब का ये शेर हर इंसान के एहसास और जज्बे का तर्जुमान है। गालिब की एक खूबी ये भी है कि वो किसी भी मजमून को कुछ इस अंदाज से पेश करते हैं कि पढ़ने या सुनने वाला शख्स खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। इस बात का अंदाजा गालिब को भी था कि उनका तर्ज इजहार दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो अपने अंदाजे बयां का फखरिया इजहार भी करते हैं। तभी उन्होंने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और कलीम अहमद की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। सलमान खान आज अपनी 57वीं सालगिरह मना रहे हैं। सलमान खान ने 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। सलमान खान ने सिनेमा शायकीन को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, प्यार किया तो डरना क्या, बजरंगी भाईजान, दबंग और एक था टाइगर नुमाया हैं। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार नगमे। हमें दें इजाजत, आदब।
सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ये बिंदिया दिल ले गई तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हम मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है भाभी तेरी बहना को माना ओ भाभी तेरी बहना को माना हाय राम कुड़ियों का है जमाना हाय राम कुड़ियों का है जमाना ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना हाय राम कुड़ियों का है जमाना हाय राम कुड़ियों का है जमाना और कसम से बड़ी है कसम प्यार की मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी साथ तेरा कभी भी न छोड़ेंगे हम हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है फिर भी प्यार उदास है उनसे कहना दूर सही मैं दिल तो उन्हीं के पास है तू ये संदेशा उनको सुनाना मैं पीछे आया कबूतर जा 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 कबूतर